जी, क्लास ज्वाइन कर लिया सबने। ओके, मैंने आपको क्या असाइनमेंट का टेम्पलेट बना दिया है, इससे असाइनमेंट 3। मैं इसको जो है वो KTLMS पे अपलोड कर देती हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके मैंने हर स्टूडेंट के आईडी के अगेंस्ट उस पर आपका जो है वो असाइनमेंट टॉपिक लिस्ट डाउन कर दिया है। असाइनमेंट में क्या क्या करना है वो भी डिटेल के साथ मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिस्ट डाउन कर दिया है। और मैंने जो है वो मार्क्स भी असाइन कर दिए कि हर पॉइंट के अगेंस्ट कितने मार्क्स हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सैम्पल भी दे दूँगी, मतलब एज अ टेम्पलेट, वो मैं दिखा के आपको शेयर कर दूंगी ये किस तरीके का होना चाहिए, सो दैट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने एक्चुअली करना क्या है। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास वर्ड की फाइल? ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। यू हैव टू क्रिएट अ डॉक फाइल। द नेम ऑफ फाइल शुड बी असाइन टॉपिक, जो आपको टॉपिक असाइन हुआ है, प्लस योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड योर नेम। ठीक है, ये आपने ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने असाइनमेंट में कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ असाइनमेंट, कि हम ये असाइनमेंट क्यों कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होगा। पर्पस ऑफ ईच कंट्रोल, जो टॉपिक आपको असाइन है, लेट्स से मोहम्मद जैन के टॉपिक हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस में कौन कौन से न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, और उसके अलावा आपके पास हो गए ठीक है, ये आपके पास आ गए न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फॉर्मेटेड एंड मल्टी लाइन। सो आप इन टेक्स्ट बॉक्सेस को कवर करेंगे। सो इनका एक एक जो कंट्रोल है, इनका आप पर्पस बताएंगे कि न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्सेस क्यों यूज होता है विद देयर इमेजेस, इट्स डिफरेंट टाइप्स विद इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू GUI, वेब एंड मोबाइल एनवायरनमेंट। तीनों एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से हर कंट्रोल के आप डिफरेंट इमेजेस बताएंगे कि न्यूमेरिक जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है वो GUI बेस्ड एप्लीकेशन में किस तरीके से होगा, वेब बेस्ड, GUI मींस डेस्कटॉप बेस्ड, और मोबाइल एनवायरनमेंट में आपके पास न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा। वो तो हम बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी यूज़ कर रहे हैं, इसका बस आप स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। इसी तरह अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फॉर्मेटेड एंड मल्टी लाइन। फिर आप क्या करना है, सेपरेटेड चेकलिस्ट लिस्ट निकालेंगे एटलीस्ट फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज। नेट पे आपको गूगल करेंगे आप GUI टेस्टिंग चेकलिस्ट, मल्टीपल जो है वो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो एटलीस्ट 3 डिफरेंट सोर्सेज से आपने, ताकि आपके पास ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो सके। फिर आपने अपने टॉपिक के रिस्पेक्ट से टेस्टिंग चेकलिस्ट निकालनी है, उनको 3 अलग अलग टॉपिक GUI, वेब और मोबाइल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करके असाइनमेंट में ऐड करना है। तो ये हर स्टूडेंट अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली इस असाइनमेंट को पे वर्क करेगा। अगर आपको फर्दर इसमें कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी ले सकते हैं मुझसे। ये असाइनमेंट मैं आपकी अपलोड कर देती हूँ आपके KTLMS पे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर मैं इसका एक टेम्पलेट भी रख दूँगी। ठीक है, एक असाइनमेंट है, टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, या कुछ जो डिफरेंट पास स्टूडेंट्स ने करवाया। हमने भी एक असाइनमेंट बनाया था, हमने तो और डिटेल में बनाया था, तो उसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा दूंगी कि किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करती हूँ कि वो मुझे मिल जाए तो इसी क्लास में मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। ठीक है, XP टेस्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने एजाइल पढ़ा था। एजाइल में हमने XP प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, आपको याद हो, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। से वहाँ पे हमने XP टेस्ट फर्स्ट का एक कॉन्सेप्ट देखा था। XP टेस्ट फर्स्ट में क्या होता है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफर कर रही होती हैं। पहले हम क्या कर रहे होते हैं, यूजर स्टोरीज बनाते हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। देन हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, 2 लोग साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं। और एक रीफैक्टरिंग हमने पढ़ी थी, डिजाइन, कोड, और अगर कोड में कुछ एरर्स आए तो फिर यू कैन रीडिजाइन एज वेल, जिसको हम कह रहे हैं रीफैक्टरिंग। आप कोड करने से पहले भी डिजाइन बनाए और कोड करने के बाद भी एग्जिस्टिंग डिजाइन को मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें। और थर्ड जो हमारे पास पैरामीटर जो यूज हो रहा था, जो डिफरेंट है अदर प्रोग्राम में हमारे पास प्रोसेस मॉडल से, वो था XP टेस्ट फर्स्ट। यूजुअली क्या होता है, पहले हम कोड लिखते हैं, फिर टेस्ट केसेस बनाते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या है, पहले आप टेस्ट केसेस बनाएं, फिर कोड लिखें और फिर टेस्ट करें। टेस्टिंग फर्स्ट मींस दैट यू डिफाइन द स्पेसिफिक टेस्ट केस, पहले आपने टेस्ट केस पहले बता दिया बिफोर यू डू द प्रोग्रामिंग। एक्चुअल कोड करने से पहले पहले आपने टेस्ट केस बता दिया। फर्स्ट क्रिएट अ डेफिनेशन फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन, देन वर्क टुवर्ड्स इट, यानी कि पहले आपने बता दिया कि हमारे लिए सक्सेसफुल क्राइटेरिया क्या है जिस पे हमें कोड करना है। पहले वो क्राइटेरिया बता दिया, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली कोड किया। द टेस्ट केस इज अ पीस ऑफ कोड, नॉट अ पीस ऑफ पेपर। और वो टेस्ट कोड जो है
टेस्ट केस जो है वो पीस ऑफ कोड होगा, नॉट अ पीस ऑफ पेपर। यानी कि ऐसा ना हो कि पेपर पे आपने लिस्ट डाउन कर दिया, वो इटसेल्फ टेस्ट केस भी क्या होगा, पीस ऑफ कोड ही होगा। द टेस्ट केस कैन बी परसीव्ड एज अ एग्जीक्यूटेबल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो सकती है। व्हेन इट रन्स यू आर डन, और जब वो रन हो सके इट मींस कि आपका कोड कंप्लीट हो गया। मींस पहले आपने एक एग्जीक्यूटेबल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना ली कि हम ये काम करेंगे, जब आपने वो काम टास्क परफॉर्म कर लिया इट मींस कि उस पर कोड राइट डाउन कर लिया। टेस्ट केसेस शुड बी केप्ट सिंपल बट रिप्रेजेंटेटिव एंड दे शुड कवर बाउंड्री कंडीशन। जो आपके टेस्ट केसेस होंगे वो सिंपल हो, इजी हो और रिप्रेजेंटेशन हो आपके ओरिजिनल कोड के, एंड दे शुड कवर बाउंड्री कंडीशन, और उसमें बाउंड्री कंडीशंस कवर होनी चाहिए। मतलब जो आपने स्कोप दिया है उसी कंडीशन के अंदर, उन्हीं वैल्यूज के अंदर आपका कोड वर्क करना चाहिए। XP testers, when preparing the test you are forced to think about the program, यानी कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग से पहले ही आपके माइंड में क्या है, कोड है कि कोड में ये चीजें होनी चाहिए। तो जब आप पहले से फिल्टराइज कर देंगे तो जो कोड है वो वही क्वालिटी कोड होगा जो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन होगा। टेस्ट वर्स हेल्प यू टू डू सिंपल डिजाइन। इसमें क्या होगा कि एक डिजाइन आपके माइंड में आ जाएगा, आपने पहले क्राइटेरिया टेस्ट केसेस पहले लिख लिए और आप कोड बाद में कर रहे हैं, तो पहले से क्राइटेरिया आपको पता है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग सपोर्ट्स रिफैक्टरिंग, और अगर ऑटोमेटेड टेस्टिंग है मींस कि आपने टेस्ट केसेस ऑटो जनरेट हो रहे हैं और उसी पे जैसे जैसे आप कोड लिखते जा रहे हो वो कुछ चीजें क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिकली टेस्ट हो रही हैं, एरर्स लिस्ट डाउन हो रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या एरर है क्या है, उसके रूट कॉजेस भी बता रहे हैं, तो उससे आपकी रिफैक्टरिंग भी हो जाएगी। यानी कि यू कैन चेंज योर डिजाइन एज वेल, जैसे हमने पढ़ा कि रिफैक्टरिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सपी एक्सेप्टेंस टेस्ट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होगा, जो आपने आपके कस्टमर्स ने टेस्ट केसेस डेवलप किए विद द हेल्प डेवलपर के साथ, और उसको जो है आपने क्या किया, कस्टमर को फिर टेस्ट करवा दिया। यानी कि आपके टेस्ट केस किसने डेवलप किए, आपके कस्टमर ने विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, जिस बंदे ने कोड लिखा है उसके साथ बैठ के कस्टमर ने टेस्ट केसेस लिखे कि ये सिनेरियो है जिसपे ये कोड रन होना चाहिए, और अगर वो ऑटोमेट हो जाए तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। सो ये हमारे पास टेस्टिंग का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्सपी एक्सेप्टेंस टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हमने देख ली। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ये हमारा टेस्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अच्छा, यहाँ तक कोई क्यूरी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, या कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। सो अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई, सो यू कैन आस्क। जी, और किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है? ओके, किसी को कोई क्यूरी नहीं है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सॉफ्टवेयर रिव्यूज। जो हमने रिव्यू पढ़े कि हमें करने चाहिए, तो एक्चुअली रिव्यू है क्या? सॉफ्टवेयर रिव्यू, दे मे इंक्लूड मैनेजरियल रिव्यूज, accurate supplier reviews, technical reviews, inspection, walkthroughs and audit। रिव्यू एक जनरल टर्म है, अब उसकी कोई भी टाइप हो सकती है। मैनेजरियल लेवल पे भी आप रिव्यू करवा सकते हैं, जो सप्लायर है, क्यूरियर जो जिससे एक्वायर कर रहे हैं उसकी भी एक रिव्यू की एक्टिविटी हो सकती है। टेक्निकल बेस्ड रिव्यू जो आपके स्पेसिफिकेशन को रिव्यू कर सके वो भी हो सकती है। इंस्पेक्शन और वॉकथ्रूज भी हो सकते हैं एंड ऑडिट भी हो सकता है। ठीक है, इंस्पेक्शन क्या है, इन सब में जो सबसे फॉर्मल है वो इंस्पेक्शन है। ठीक है, इंस्पेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका पहले से एक टास्क असाइन होगा, एक डे असाइन होगा और उसमें रोल्स असाइन होंगे। ठीक है, इसके कुछ 5 डिफरेंट रूल्स हैं। एक प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर वो होगा जिसका टास्क को आप इवेलुएट करें, जिसको रिव्यू करें, जो अपना काम प्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक मॉडरेटर होगा। वो मॉडरेटर क्या कर रहा होगा, वो पूरी उस इंस्पेक्शन की एक्टिविटी को मॉडरेट कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा, एज अ मैनेजर काम कर रहा होगा कि क्या क्या एजेंडा है।
ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है, एक रिकॉर्डर होगा, एक रीडर होगा। रिकॉर्डर क्या कर रहा होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो लिस्ट डाउन कर रहा होगा डॉक्यूमेंट पे कि क्या क्या क्यूरीज की, और जो है पहले से इसके फॉर्म्स बने होंगे, जिस काम को आपने रिव्यू करना है उससे रिलेटेड सारी चेकलिस्ट पहले से बनी होगी कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं प्रोड्यूसर से, और वो सारी चीजें रीडर रीड कर रहा होगा, वन बाय वन क्यूरी, वन बाय वन चेकलिस्ट के सारे आइटम्स, और प्रोड्यूसर उसका जो जो रिस्पॉन्ड दे रहा होगा उसको रिकॉर्डर प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर रहा होगा। ठीक है, सो ये, और यहाँ पे हमारे पास एक फॉलो अप का भी, अगर कुछ एरर्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो वहाँ पे फिर एक फॉलो अप की जो है वो टाइम होता है कि आपके पास 3 डेज का टाइम है या 1 वीक का ड्यूरेशन है, आप इन चीज़ों को अपडेट करें, फिर उसके बाद हम फॉलो अप मीटिंग रखेंगे जिसमें जो जो प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन आए हैं उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या वो सॉल्व हो गए या नहीं हो। सो इंस्पेक्शन जो है वो सबसे आपके पास क्या है, फॉर्मल एक्टिविटी है जिसमें पहले से एक प्रिपरेशन होगी जिसका एक टाइम भी डिसाइड होगा, और मॉडरेटर का ये टास्क होगा कि वो देखे कि ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रही है या नहीं कर रही। A formal evaluation technique in which an artifact क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, डिजाइन भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपने अभी तक डेवलप किया, जरूरी नहीं है कि कोड हो। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि रिव्यू, सॉफ्टवेयर रिव्यू इज एन एक्टिविटी जो कि हमें क्वालिटी इंश्योर कर सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें कोडिंग फेज तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने काम किया आप उसको रिव्यू कर लें। अब इट कैन बी रिक्वायरमेंट इट्स एज वेल, डिज़ाइन एज वेल और कोड एज वेल, is examined in detail by a person or group other than the originator। एक पर्सन भी उसको एनालिसिस कर सकता है या उससे ज्यादा एक ग्रुप भी कर सकते हैं, बट अदर देन द ओरिजिनेटर, जिसने उसको डिजाइन किया, प्रोड्यूस किया, इसके अलावा कोई भी उसको असिस्ट कर सकता है। उसमें आप क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, डिटेक्ट फॉल्ट्स। ठीक है, इसमें एक्यूरेट सप्लायर जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुनीब, इसमें ये भी हो सकता है कि जो आपने साइन ऑफ किया है चार्टर प्रोजेक्ट, जिसमें आपके सप्लायर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिसने साइन किया है, ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट भी हो सकती है जिसको आप रिव्यू करें, जिसको हम प्रोजेक्ट चार्टर कह रहे हैं, जिसमें कॉस्ट एस्टिमेशन और जिसमें आपका जो है स्पॉन्सरशिप कौन करेगा, कौन कौन सब हमें क्या क्या चीज़ें सप्लाई करेगा, अगर हमने कोई हार्डवेयर परचेज करना है तो उसका कौन प्रोड्यूसर होगा। तो अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है तो यू कैन रिव्यू दैट डॉक्यूमेंट एज वेल, कि कौन कौन सप्लायर हैं, कौन कौन है जिससे हम चीज़ें परचेज करेंगे, कौन कौन ऐसे हैं जिनको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उनकी सबकी लिस्ट डाउन, स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन, किनका कितना स्टेक है, कौन कितना स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इनको भी रिव्यू कर सकते हैं। सो रिव्यू के लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को भी आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या चीज, आप मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्या क्या फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना। कोई ऐसा तो नहीं कि हमने डेवलपमेंट स्टैंडर्ड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर कॉन्सेप्ट हो जो हमने वायलेट किया हो, और कौन कौन सी अदर प्रॉब्लम्स हैं जो लिस्ट डाउन हुई हैं, जिस चीज को हम, अदर वो पीस ऑफ पेपर है, कोड है, डिजाइन है, आर्किटेक्चर है, जिस चीज को हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें क्या क्या कुछ वायलेशन तो नहीं हुई, क्या क्या डिफेक्ट फॉल्ट हुए हैं, और क्या क्या अदर प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन एक्टिविटी। रिव्यू मेंबर्स आर पीयर्स इक्वल ऑफ द डिजाइनर और प्रोग्रामर। अच्छा, और वो जो रिव्यू के मेंबर्स होंगे, जो मैंने आपको कहा था कि रिकॉर्डर है हमारे पास जो है, और रीडर है जो एक एक चेकलिस्ट के आइटम लिस्ट डाउन कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, रीड कर रहा होगा, मॉडरेटर है, ये सारे आपस में क्या होंगे, उनकी जो डेजिग्नेशन है सेम लेवल पे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक मैनेजर है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डेवलपर है, सबके रोल सेम होंगे, सब एक दूसरे के काम को असिस्ट कर रहे होंगे, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज जो है क्वालिटी। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप पर्सनली किसी एक पर्सन को हिट करें, क्योंकि अगर कल कोई प्रोड्यूसर है और आप उसको एनालिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कल आप प्रोड्यूसर होंगे, आपके कोड को भी फिर वो बंदा हो सकता है कि वो ये एनालिस्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे रोल हर दफा स्विच हो जाएंगे। लेट्स से अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मेरा आज कोड रिव्यू हो रहा है, तो कल मैं एज ए एनालिस्ट किसी और के कोड को भी रिव्यू करूंगी जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन की एक्टिविटी होगी। Data is collected during inspection for later analysis and to assist in future inspections। और जो डेटा है उसकी एक प्रॉपरली डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे, और उन फॉर्मेट का बहुत फॉर्मल ये एक्टिविटी है, तो एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट होगा जो आपने फॉलो करना है। पूरा प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का एक फॉर्मेट है, किसने क्या चीज़ एंट्री करनी है, सब साइन इन करेंगे, कब मीटिंग स्टार्ट हुई, किसने क्या क्वेश्चन किया, किसकी पार्टिसिपेशन कितनी थी, क्या क्या एरर रिपोर्ट्स हुए, उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स थी, फिर उसके बाद अगर कुछ बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो फिर आप एक फॉलो अप मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में इंस्पेक्शन सबसे फॉर्मल एक्टिविटी है। अदर रिव्यू और मेथड्स हमारे पास क्या है, रिव्यू, वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शन।
ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि रिव्यू की एक्टिविटी में क्या है, क्या क्या चीजें हम रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी आइडिया और प्रपोजल। टेक्निकल वॉक थ्रू में क्या होगा, टेक्निकल प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, मतलब जो जो काम आप कर चुके हैं उसकी एक प्रेजेंटेशन दे दें। और इंस्पेक्शन में क्या होगा, फॉर्मल रिव्यू बाय पीर, जो आपके एक्चुअल चीज है, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट है, कोड है, उसको जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सब फॉर्मली बहुत जो है वो इन डेप्थ जाके जो है वो रिव्यू करेंगे। ऑडियंस कौन कौन होगी रिव्यू में, आपकी ऑडियंस होगी मैनेजमेंट और टेक्नीशियंस हो सकते हैं। वॉक थ्रू में कौन होगा, टेक्नीशियंस होंगे। और जो आपकी इंस्पेक्शन की एक्टिविटी है उसमें सारे टेक्नीशियंस होंगे, मैं सारे वो लोग जो टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, जिनको जिनको जिस चीज को आप इवेलुएट कर रहे हो उसकी नॉलेज हो। ऑब्जेक्टिव, रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इवेलुएट स्पेसिफिकेशंस और प्लान्स एंड गिव स्टेटस कि अभी हम करंट स्टेट पे कहाँ हैं। लेस फॉर्मल, सबसे लेस फॉर्मल रिव्यू होती है। वॉक थ्रू में क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्सप्लेन वर्क, अब तक जो हमने काम किया उसको एक्सप्लेन कर दें। मे फाइंड डिजाइन और लॉजिक डिफेक्ट, अगर अब तक जो काम किया उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो दैट कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉक थ्रू एज वेल। और इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड डिफेक्ट्स अर्ली, फाइंडिंग डिफेक्ट्स, यानी कि इंस्पेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंडिंग डिफेक्ट्स। The main objective of inspection is to identify as many defects as possible in early phase, ताकि हम नेक्स्ट फेज में जाने से पहले ही जितने भी डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, हम उनको पहले से लिस्ट डाउन कर सकें और उनको डेफिनेटली सॉर्ट आउट भी कर सकें। डिफेक्ट चेकलिस्ट, डिफेक्ट चेकलिस्ट क्या है, जिसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको क्या करें, लिस्ट डाउन कर दें। यूजफुल टू सपोर्ट रिव्यूज, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू, ताकि आपके पास प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट हो। एक्सपर्टाइज इज कैप्चर्ड इन अ लिस्ट फॉर्मेट, यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक लिस्ट फॉर्मेट में लिस्ट डाउन कर दें, एक लिस्ट की फॉर्म में। लेस एक्सपीरियंस पीपल कैन यूज, और उसको लेस जो एक्सपीरियंस पीपल हैं वो भी यूज कर सकें कि दैट वाज द डिफेक्ट्स, और ये डिफेक्ट इस तरीके से ये प्रॉब्लम लिस्ट डाउन होती है। Straightforward to use, each check should be clear, simple to assess supply, जो आपने लिस्ट किए हैं आइटम्स, it should be clear, simple and easy to understand. Improve consistency of assessment, जो आपकी असेसमेंट की जो कंसिस्टेंसी है उसको इम्प्रूव कर सके। ये मीन्स हमने लास्ट टाइम ये असेसमेंट की थी, उसमें ये डिफेक्ट्स डाउन हुए थे, अब ये इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, अब ये डिफेक्ट्स रह गए। तो आप असेसमेंट की एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी आती रहे और थ्रू आउट आप ये एक्टिविटी कंडक्ट करते रहें। ओके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल इफेक्ट। अच्छा, ये रिपल इफेक्ट पे जाने से पहले एक और मेरे पास स्लाइड है। ठीक है, ये यही चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये पूरे लिस्ट डाउन कर रहा है। शेयरिंग हो रही है आपके पास? रिव्यू, इंस्पेक्शन एंड वॉक थ्रू। ठीक है, वॉक थ्रूज क्या है हमारे पास, वॉक थ्रू की एक्टिविटी में क्या होगी, जो ऑथर है, यानी कि मैंने कुछ भी एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जनरेट की, या मैंने एक प्रोजेक्ट का एसआरएस कंप्लीट किया। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें रिव्यू मैं करवा दूँ कि मैंने ये काम ठीक किया या नहीं किया। तो इसको मैं क्या करूँगी, एक इनफॉर्मल सी एक्टिविटी है, मैं अपना काम जो मेरे साथ जो पीर्स है उनके साथ मैं क्या करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी, और वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कमेंट्स करेंगे कि ये चीज़ इससे बेटर हो सकती है, इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे कर लें, और आइडेंटिफाई करें एज मैनी डिफेक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, ऑथर प्रेजेंट देयर डेवलप आर्टिफैक्ट टू एन ऑडियंस ऑफ पीयर्स एंड दैट आर्टिफैक्ट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं कि वो कोड हो, इट कैन बी पीस ऑफ पेपर, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एनीथिंग। जो आप ऑडियंस के साथ, ऑडियंस क्या होगी, जो आपके अपने जो है वो पीर्स हैं, उनके साथ बैठ के आप अपने काम को जो है वो एक तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें से वो क्वेश्चंस करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे, इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फर्दर चीज़ें बता सकते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो बता सकें आपको पहले ही। इट इन्वॉल्व्स नो प्रायर प्रिपरेशन बाय द ऑडियंस, तो इसके लिए पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं है कि कोई आपके पास फॉर्मल प्रेजेंटेशन बने या कोई इस तरीके की एक्टिविटी हो, बस जो काम आपने किया है आप उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाएं, ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज़ आपने किया बस वो आप उसको डिस्प्ले बता दें, और टाइम भी नहीं पता कि भाई इस टाइम होगा, लेट से मैंने आज एक काम किया, मैंने कहा आप प्लीज इसको जरा इवेलुएट कर लें कि ये सही है या नहीं, इसी तरह वो भी अपने काम इस तरीके से अपने पीयर्स के साथ इवेलुएट करवा लेंगे। यूजुअली इन्वॉल्व मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें ऐसे जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है।
डिफेक्ट ट्रैकिंग इन वॉक थ्रूज इज इनकंसिस्टेंट, इसीलिए क्योंकि प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, इसलिए डिफेक्ट ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे। द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ द वॉक थ्रू आर, जो गोल्स हैं हमारे पास वॉक थ्रूज के वो क्या है, टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टू स्टेक होल्डर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन, मतलब आप सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज को माइंड में रख के भी डिटरमाइन करें और उसके बाहर भी बता दें, in order to gather information regarding to the topic under documentation, ताकि आप रिकॉर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकें जो उस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रिक्वायर्ड है। टू एक्सप्लेन एंड इवेलुएट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिस चीज को आप इवेलुएट करवा रहे हैं, रिव्यू करवा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकें और उसको इवेलुएशन पे इवेलुएशन हो सके। टू एस्टैब्लिश अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ताकि जो डॉक्यूमेंट आपने जनरेट किया उसकी सबके पास एक कॉमन डेफिनेशन हो। And to establish, to examine and discuss the validity of proposed solutions and the possible alternatives, ताकि आप examine कर सकें कि जो हमारे पास proposed solutions क्या हैं और possible alternatives क्या हैं, अगर कोई error या कोई better solution मौजूद है तो। टेक्निकल रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू क्या है, एक डिस्कशन मीटिंग है जिसमें आप कोई भी टेक्निकल कंटेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट को आप इवेलुएट करवा रहे हैं। इट इज लेड बाय अ ट्रेन मॉडरेटर, यहाँ पे एक ट्रेन मॉडरेटर होगा, बट ऑल्सो कैन बी लेड बाय अ टेक्निकल एक्सपर्ट, और इसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी लीड कर सकता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक लीडर होगा जो इस पूरे टेक्निकल रिव्यू को कंडक्ट करवा रहा होगा। कंपेयर टू इंस्पेक्शन, टेक्निकल रिव्यूज आर लेस फॉर्मल, अगर हम इसको इंस्पेक्शन से कंपेयर करें तो लेस फॉर्मल है, और अगर हम वॉक थ्रू से इसको कंपेयर करें तो ये वॉक थ्रू से ज़्यादा फॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ट्रेन मॉडरेटर होगा जिसको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें पूछनी है। एंड देयर इज नो और देयर इज लिटिल और नो फोकस ऑन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे भी मेन ऑब्जेक्टिव डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, नीडेड टू प्रेजेंट फॉर अ टेक्निकल रिव्यू कैन बी आर्किटेक्ट्स, चीफ डिजाइनर्स एंड की यूजर, इट इज ऑफन परफॉर्म्ड एज अ पीर रिव्यू विदाउट मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पे भी कोई मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा ऐसे इन्वॉल्व नहीं होगी। मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम क्वालिटी ला सकें। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कोई बता देंगे कि ठीक है आप इसको इम्प्रूव कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, लेकिन अगेन यहाँ पे भी कोई प्रॉपर डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि आप डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन करें, लिस्ट डाउन करें, डॉक्यूमेंटेशन करें। स्पेसिफिक गोल्स आपके पास क्या होंगे, evaluate the value of technical concepts and alternatives in the product and project environment, establish consistency in the use and representation of technical concepts, ensuring at an early stage that technical concepts are used correctly, यानी कि जो technical terminologies आपने define की हैं वो correctly define की हैं। inform participants of the technical content of the document, और जितने भी participants हैं उनको उस टेक्निकल जो आपने डॉक्यूमेंट जिसको आप रिव्यू करवा रहे हैं उसके कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, मीन्स सब एक ही पेज पर हो। लास्ट वन इज इंस्पेक्शन, inspection is used to verify the compliance of the product with specified standards and requirements। inspection क्या कह रही है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने अब तक जो भी प्रोडक्ट, अगेन जो भी चीज़ है, चाहे वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, कोड है, एनीथिंग है, इट शुड मीट विद स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वैलिडेशन भी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होनी चाहिए, और स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। सो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बोथ होनी चाहिए, दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ इंस्पेक्शन। इट इज डन बाय एग्जामिनिंग कंपेयरिंग द प्रोडक्ट विद द डिजाइन, आपने जो चीज जिसको आप टेस्ट करवाना चाह रहे हैं उसको आप डिजाइन से भी कंपेयर करेंगे, कोड से, आर्टिफैक्ट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल राइट नाउ, उस टाइम पे जितनी डॉक्यूमेंटेशन है उन सब से आप कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग, इससे पहले एक्टिविटी कंडक्ट होने से पहले पूरी प्लानिंग होगी, कौन क्या क्या करेगा, रोल असाइन होंगे, चेकलिस्ट मेंटेन होगी, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली मेंटेन होगी, एंड ओवरव्यूज आर डन ऑन द प्लानिंग टू इंश्योर दैट इंस्पेक्शन आर हेल्ड प्रॉपर्ली। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन होगी, पहले से ही मीटिंग्स आर हेल्ड टू डू इंस्पेक्शंस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ द इंस्पेक्शन रीवर्क इज डन। अगर कोई फॉलो अप मीटिंग होती है, फॉलो अप मीटिंग कब होगी, जब आपके पास कोई डिफेक्ट्स या बहुत ज्यादा एरर्स रिपोर्ट होंगे। सो जो आपके इंस्पेक्शन के पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, वो एक टाइम दे देंगे, टाइम ड्यूरेशन देंगे प्रोड्यूसर को कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करके इस पे रिवर्क करें, और इसके बाद हम एक फॉलो अप मीटिंग रखेंगे जिसमें हम ये एजेंडा को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो उसकी बेसिस पे फिर आपको प्रोड्यूसर रिवर्क करेगा और उन चीज़ों को अपडेट करके मॉडिफाई करके फिर दोबारा वो चीज़ें जो है जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से इंस्पेक्ट होंगी।
हेल्प द ऑथर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर सके आपका ऑथर। रिमूव डिफेक्ट्स एफिशिएंटली एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी रिमूव आप डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकें उतना बेटर है। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बाय प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स विद अ हायर लेवल ऑफ क्वालिटी, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पे ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें और डिफेक्ट्स को रिमूव करें। क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अमंग द इंस्पेक्शन पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू का। ठीक है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है? ठीक है, सब क्लियर है? ठीक है, तो हम वापस दोबारा जाते हैं रिपल इफेक्ट पे। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास रिपल इफेक्ट वाली स्लाइड? ओके, ठीक है। सो ये दो ही स्लाइड्स हैं बस रिपल इफेक्ट की, ये हम देख लेते हैं फिर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये रिपल इफेक्ट क्योंकि इसी से कनेक्ट हो रहा है ना टॉपिक, तो ये टॉपिक आज ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर क्वालिटी हमारा रह जाएगा, CMMI और रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये रिपल इफेक्ट क्या बता रहे हैं कि अगर हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे विथ रिव्यूज एंड विदाउट रिव्यूज, आपके पास क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज विदाउट रिव्यू। अगर आपने रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की, मतलब रिव्यू हम क्या कह रहे हैं, रिव्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, वॉक थ्रू भी हो सकता है, इंस्पेक्शन भी हो सकता है। अगर आपने हर फेज के एंड में रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की तो डिफेक्ट रेट क्या होगा, और जब आप कंडक्ट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास इनिशियल फेज क्या है, जब प्रोजेक्ट आपके पास स्टार्ट हुआ, जब रिक्वायरमेंट्स आई, आपने वहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उस फेज में हमारे पास वी हैव नो डिफेक्ट्स। ठीक है, स्टार्ट हुआ है अभी प्रोजेक्ट तो कोई डिफेक्ट तो है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिफेक्ट किसको कह रहे हैं, कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है। तो अभी हम इनिशियल फेज में हैं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में। तो ना ही तो जो फर्स्ट वाला बॉक्स है दैट इज फॉर डिफेक्ट्स, सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्ट विथ रिपल, यानी कि वो डिफेक्ट्स जिसपे रिपल इफेक्ट आया है, और वो जो न्यू एरर इस फेज के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर और डिफेक्ट की डिफरेंशिएशन इस तरीके से कि मैं जिस करंट फेज में हूँ उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम एरर कह रहे हैं। ठीक है, जो वहां सॉल्व हो गई ठीक है, और जो सॉल्व नहीं हुई आगे नेक्स्ट फेज पे आई, लेट्स से मैं प्लानिंग के फेज में हूँ, प्लानिंग के फेज में मैं फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको मैं एरर कह रही हूँ। ठीक है, अब ये एरर को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, जितने सॉर्ट आउट हो गए ठीक है, जो सॉर्ट आउट नहीं हुए अब मैं एनालिसिस फेज में आ गई। तो प्लानिंग के जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थे वो एनालिसिस के फेज में भी आएंगे। उन एरर्स को हम एरर्स नहीं कह रहे बल्कि हम डिफेक्ट कह रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक फेज का एरर नेक्स्ट फेज में डिफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, सो अभी हम फर्स्ट फेज में इनिशियल फेज में डिफेक्ट यानी कि प्रीवियस फेज का कोई लिंक नहीं है, इसलिए ना तो कोई डिफेक्ट है और ना ही डिफेक्ट विद रिपल इफेक्ट है। वी हैव जस्ट न्यू एरर्स, हमारे पास न्यू एरर्स हैं। ठीक है, उन 6 एरर्स को हमने रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की, मतलब वो जब रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं हुई तो वो 6 एरर्स आइडेंटिफाई नहीं हो सके, लेकिन ये एरर थे, बट रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट नहीं हुई इसलिए वो कॉट नहीं हो सके। ठीक है, so इस 6 में से 2 तो सेम रहे, यानी कि 2 एरर की सेवेरिटी 6 में से
2 तो सेम रहे और 4 पे रिपल इफेक्ट अप्लाई हो गया 1 का, मतलब हम इसको कह रहे हैं अगर 1 है तो 1 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वुड आल्सो रिमेन सेम। और 9 इस फेज के अपने एरर थे, जो नए एरर एसआरएस जब हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में किया तो प्लानिंग के 6 एरर में से 2 सेम रहे और 4 पे 1 का रिपल इफेक्ट अप्लाई हुआ, सो वो भी जो है वो मिनिमम होगा, यानी कि हम इसको कह रहे हैं कि 1.2 या 1.3, इसीलिए हमने उसको 1 कंसीडर कर दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने उसको इतना कंसीडर नहीं किया, 1.1 था मिनिमम था, इसलिए इसको 1 रख दिया। सो 4 इंटू 1 4, सो 4 प्लस 2 6 और 9 उस फेज के अपने एरर से, तो 9 प्लस 6 15। सो 15 एरर मेरे पास नेक्स्ट फेज पे चले गए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन के थे। जब मैं डिजाइन करने पे आई तो वो जो 15 एरर्स थे, क्योंकि रिव्यू की एक्टिविटी तो कंडक्ट ही नहीं की हमने, वो एरर जो थे वो और बढ़ते चले गए, 6 थे फिर नेक्स्ट फेज में 15 हो गए। और 15 में से 7 तो सेम रहे, यानी कि 7 का इम्पैक्ट सेम रहा, लेकिन उस 15 में से 7 सेम रहे और 8 ऐसे थे जिसमें 3.5 का रिपल इफेक्ट लगा, यानी कि अब उसको ठीक करने की कॉस्ट अगर यहाँ पे मैं करती तो 8 होती है और अगर यहाँ पे मैं करती तो 8 इंटू 3.5, यानी कि दैट इज रिपल इफेक्ट। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जब उनको हम उस फेज में रहते हुए अगर सॉल्व नहीं करें, वो नेक्स्ट फेज में चले जाएं तो उसको ठीक करने की कॉस्ट टाइम और एफर्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, तो दैट इज रिपल इफेक्ट। तो उन 15 में से 7 तो वैसे ही रहे सेम, 8 ऐसे थे जिनकी सेवेरिटी बढ़ गई। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 आप निकालें, जो वैल्यू आ रही है उसको 7 से ऐड करें और फिर 20 इस फेज के अपने न्यू एरर से, तो ये टोटल कुछ 55 बन गए। अब हमने कोड किया, कोड में हमारे पास कुछ तो ऐसे थे, 55 में से 40 सेम रहे और 15 पे 5 का जो है वो इम्पैक्ट आ गया, यानी कि आप देखें हर फेज पे रिपल इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जितना आगे बढ़ता जाएगा एरर उसको ठीक करने की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 75। ठीक है, इसको जो अब अमाउंट आएगी उसको 40 पे ऐड करें और 30 जो है वो कोड के अपने एरर थे, यानी कि कोडिंग करते वक्त 30 एरर्स और लिस्ट डाउन हुए। तो इन सबको जब हमने सम अप किया तो इट्स 145, टोटल एरर्स कितने हो गए हमारे पास 145। अब जब हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की तो यूनिट टेस्टिंग यानी कि अब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, इससे पहले कोई टेस्टिंग नहीं थी, हर फेज पे एरर बढ़ते जा रहे हैं, डिफेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एरर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब जब हमने यूनिट टेस्टिंग किया तो यूनिट टेस्टिंग में हमारे पास 50% एरर्स आइडेंटिफाई हो गए, तो टोटल कितने बचे 72। 50% जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर दिए, डिफेक्ट कॉर्ड्स एंड करेक्टेड उनको करेक्ट कर दिया, बाकी 72 रिमेनिंग ऐसे थे जिनको हम करेक्ट नहीं कर सके या जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। जब सिस्टम टेस्टिंग भी की 72 में से 50% फर्दर रिमूव हो गए 36, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में गए तो 36 और 50% रिमूव हो गया, टोटल 18, यानी कि आफ्टर डिलीवरी टू द कस्टमर हमारे पास 18 डिफेक्ट जो है वो अभी भी हैं, जो अब आगे कभी भी जाके रिपोर्ट हो सकते हैं और उनको ठीक करने का फिर जो है करेक्ट करने का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मेंटेनेंस में जाएगा। यही चीज अगर हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है क्लास, ये चार्ट समझ में आ गया कि कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, दैट इज एक्चुअली रिपल इफेक्ट। ये रिपल इफेक्ट है कि कौन से एरर्स ऐसे हैं जिनको आपने उस फेज में ठीक नहीं किया जो इस एरर में आए और उसको ठीक करने की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। 3.5 15, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे सही करती तो शायद ये 15 इसकी वैल्यू होती, लेकिन जब 15 मल्टीप्लाई बाय 5 तो इसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी हो गई 75, यानी कि वो एरर 75 जो एरर यहाँ पे 15 थे अगर मैं उसको ठीक करती, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे ठीक नहीं किया तो यहाँ पे वो 17 एरर्स बन गए, 75 अप्रोक्सीमेटली। जी सादिक। मैम पूछना ये था कि असल में रिपल इफेक्ट है क्या, जैसे वुड के हवाले से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, बाकी इसके रिव्यू तो हमें ये वाली स्लाइड समझ आ गई है। रिपल इफेक्ट बेसिकली ये है कि एक फेज में एक एरर आया, ठीक है, आपने उस एरर को उसी फेज के अंदर सॉल्व नहीं किया, वो एरर नेक्स्ट फेज पे चला गया, तो नेक्स्ट फेज पे उस एरर को ठीक करने की कॉस्ट टाइम एफर्ट सब पहले वाले फेज से और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट फेज में वो एरर 6 था और आपने उसको उस फेज में कवर नहीं किया, तो वो जब नेक्स्ट फेज में जाएगा तो वो 6 एरर जो हैं वो आपके पास नेक्स्ट फेज पे हो सकता है 15 के इक्वल हो जाए, तो वो जो 9 टर्म्स टाइम्स वो बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर रिपल इफेक्ट अप्लाई हुआ है, उसको ठीक करने की टाइम कॉस्ट एफर्ट नेक्स्ट फेज में और बढ़ जाएगा, मतलब हम कह रहे हैं कि ये मेंटेनेंस एक्टिविटी होगी।
और मेंटेनेंस हमेशा जो है वो ओरिजिनल फेज से ज्यादा टाइम और एफर्ट ले रही होती है, क्योंकि अब फिर और चीजें कनेक्ट होती चली गई ना उसमें फिर, और अब वो एक एरर की वजह से 7 और एरर जनरेट हो गए, वो 7 एरर्स की वजह से वो 7 एरर्स और मॉड्यूल से टेस्ट हो रहे थे, कनेक्ट हो रहा था, तो वो 7 से फिर 15 बन गए। फिर नेक्स्ट फेज में वो 15 और चीजों से कनेक्ट हुआ तो वो 15 से बढ़ के 75 हो गए। तो जो रेट है दैट इज रिपल इफेक्ट। 6 से बढ़ के 15 हुए, नेक्स्ट फेज में वो 15 से बढ़ के 75 हो गए, अगर आपने उसको और ठीक नहीं किया तो 17 से बढ़ के 145 हो गए। तो दैट इज रिपल इफेक्ट, मीन जो ग्रोथ हो रही है एरर्स में दैट इज इफेक्ट, रिपल इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके और अगर हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, रिव्यू की एक्टिविटी हमें क्या कह रही है कि डिफेक्ट आए, कोई भी डिफेक्ट नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट फेज में, प्रीवियस फेज के कोई एरर ही नहीं है, इस फेज के न्यू एरर आए 6, लेकिन हमने क्योंकि रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट की, यानी कि नेक्स्ट फेज पे जाने से पहले मैंने कुछ रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवा दी, अदर वो वॉक थ्रू भी हो सकते हैं, इंस्पेक्शन भी हो सकते हैं, टेक्निकल रिव्यू भी हो सकते हैं, कोई भी रिव्यू हो सकते हैं, तो उससे मेरे 6 में से 50% एरर्स रिमूव हो गए। तो वो जो 6 एरर्स है उसमें से 50% रिमूव हो गए, मतलब अब एरर मेरे पास कितने बचे? 3। तो इन 3 में से एक तो वह वैसे ही रहा जो सेम था। 2 पे रिपल इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, दैट इज 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 9 इस फेज के अपने एरर थे, तो 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। फिर हमने इस फेज के एंड में रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट की, तो मेरे 50% एरर्स और कम हो गए। तो जो 12 था, 12 से 50% कम हो गए, यानी कि 6 बचे। तो अब रिमेनिंग मेरे पास कितने एरर्स आ गए? 6। 6 में से 4 तो वही सेम रहे, 2 एरर ऐसे थे जिसपे 3.5 का रिपल इफेक्ट लग रहा था। तो जब मैं 3.5 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो ये मेरे पास कुछ 8 के अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आएगी। सो 20 प्लस 8, 28 प्लस 2 32। तो 32 पे मैंने जब 32 एरर से इस फेस किया एसडीडी के, अब जब इसमें 50% मैंने रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट की तो 50% एरर मेरे कवर हो गए। तो 32 में से कितने बचे मेरे पास? अप्रोक्सीमेटली 15। 15 में से 12 एरर्स तो ऐसे थे जिनका इम्पैक्ट सेम रहा, लेकिन 3 ऐसे थे जिसपे 5 का रिपल इफेक्ट अप्लाई हुआ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और 30 फेस के अपने एरर थे। सो 30 प्लस 15 45 और 45 प्लस 2 57। 57 पे मैंने अगेन रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट की, तो मेरे 50% एरर्स और कम हो गए, तो ये हो गया 28। 28 करने के बाद अब जब मैं यूनिट टेस्ट पे गई तो मेरे 28 में से 50% एरर्स और कम हो गए, यानी कि यूनिट टेस्ट पे जाने से पहले ही हम हर फेज में 50% एरर कम कर चुके हैं। तो 28 का 50% कम हुआ 14, फिर जब सिस्टम टेस्ट किया और कम हो गए 7 बचे, और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में 7 का और कम हो गया, तो मींस आफ्टर डिलीवरी अब 3.5 एरर ऐसे हैं जो अनकवर हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें प्रीवियस फेज में विदाउट रिव्यूज, तो वी हैव 18 डिफरेंट एरर्स जो अभी तक ना तो हमने आइडेंटिफाई किए, ना सॉल्व किए, ना करेक्ट किए। और यहाँ पे जब हम रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करें तो उसकी वजह से हमारे पास कितने एरर रिमेनिंग रह गए? 3.5, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू 18। मीन्स वो वाला इससे 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 टाइम्स ग्रेटर है। 3 इंटू 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। तो रिव्यू की एक्टिविटी क्या कर रही है? हर फेज में नंबर ऑफ एरर्स कम कर रही है। तो जब नंबर ऑफ एरर्स कम होंगे तो नेक्स्ट फेज में भी डिफेक्ट्स कम जाएंगे हमारे पास, तो डिफेक्ट रेट कम होता चला जा रहा है। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग रिव्यू एक्टिविटी। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर ऑफ करते हैं, यहाँ तक यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर क्वालिटी और CMMI देखेंगे। कितनी क्लासेस रह गई हैं अब हमारे पास टोटल? 1 2 3, यानी कि नेक्स्ट वीक तक है ना क्लासेस? हाँ, 3 क्लासेस है हमारे पास। ओके, ये मीटिंग तो एंड होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम इस सेशन की अटेंडेंस ले सकें।